बड़ी खबर हम दे रहे हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हुए। 9 जून को शपथ ले सकते हैं मोदी। सूत्रों के हवाले से यह खबर, शाम को 6 बजे पीएम पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। कल सुबह 11 बजे एनडीए सांसदों की एक बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होनी है। अब इसमें पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो पीएम पद की शपथ 9 जून को नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। क्या लगता है आपको, ये गवर्नमेंट जो गठबंधन वाली है सही से चल पाएगी? जरूर चल पाएगी। तो देखा आपने, 9 जून माना जा रहा है कि पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बैठक भी कल होने वाली है और हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब सीधे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन जी आपका एबीपी न्यूज पर। और जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है, सरकार बनाने की कवायद चल रही है, 9 जून को माना जा रहा है कि पीएम पद की शपथ मोदी ले सकते हैं। लेकिन आज जब आप खुद भी वाजपेयी सरकार में क्योंकि मंत्री रहे हैं, गठबंधन की सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है यह आप बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन इस बार चुनौती कितनी बड़ी है जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिया है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। जब हम चुनाव में गए, हमारा जो प्री पोल एलआई था उसको स्पष्ट बहुमत मिला है। 1962 के बाद वो भारत के पहले नेता हैं जिनको लगातार 3 बार जनता का सपोर्ट मिला है, स्पष्ट आदेश जनादेश मिला है और कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे सब पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी इस चुनाव में हमारे साथ जुड़े हैं। 14 में भी हमारे साथ थे, बीच में वो हमारे साथ नहीं थे। और नीतीश कुमार जी और हम लोग मिलकर बिहार में भी चुनाव लड़े हैं। रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की जी। उसी तरह और कई पार्टियां हैं, लेकिन शाहनवाज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, बहुमत मिला है, लेकिन ये जो बहुमत है ये आप भी जानते हैं कि एनडीए को मिला है, बीजेपी को नहीं मिला। 2014, 19 जैसे जो नतीजे हैं वो इस बार नहीं आए हैं। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का, क्या पूरा यकीन है, क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है और बड़ी बड़ी मांग की जा रही है, तो लग रहा है आपको कि सरकार बनाने में कामयाब होंगे और कोई चुनौती आपके सामने नहीं होगी? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हम जब गए थे हम कह रहे थे आपकी, फिर एक बार मोदी सरकार कह रहे थे हो गया, हम कह रहे थे 400 के पार। अगर हम 399 भी आते तो कहा जाता 1 सीट कम हो गई। स्पष्ट बहुमत आया है, 293 कोई छोटा बहुमत नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार आना, ये तो चमत्कारी नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जनता का विश्वास है। ठीक है, हमारे जो आंकड़े हैं वो 400 नहीं पहुंचे, 350 नहीं पहुंचे, लेकिन 300 के आसपास तो हम पहुंच गए और एनडीए की सरकार है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब पहले पिछली बार जो मैंडेट आया था उसमें हमने देखा कि बीजेपी की सरकार ने, एनडीए ने बड़े बड़े फैसले लिए क्योंकि बहुमत था आपके पास। लेकिन इस बार कई बड़े फैसले हैं, वो किस तरीके से उसकी समीक्षा होगी? क्योंकि आपके जो साथी दल हैं, हो सकता है उनके बीच में कुछ आशंकाएं हो, सहमत भी ना हो, मतभेद हो सकता है। अब उन फैसलों पर आप किस तरीके से सहमति बना पाएंगे? देखिए, जितने भी हमने फैसले लिए थे अपने सहयोगियों के विश्वास में लेकर लिए थे। और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जीत के बाद जब बीजेपी ऑफिस में देश को संबोधित किया तो कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले वो लेते रहेंगे। तो फैसले देश के हित में लेंगे तो हमारे जो सहयोगी हैं,
वो भी देश के हित में राजनीति करते हैं। शाहनवाज जी, कोई मैं भी ऐसा अग्निपथ फैसले में में हमें अंडरलाइन कोई कर दूं, दिक्कत मैं नहीं होनी अग्निपथ योजना, यूसीसी जैसे फैसलों का मैं जिक्र यहां पर कर रही हूं, जिसको लेकर आप भी जानते हैं कि आपके जो सहयोगी दल हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं अभी आशंकाएं हैं। अग्निपथ जैसी योजना जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, क्या आपको नहीं लग रहा कि अब आपके जो अपने हैं, जो आपके सहयोगी दल हैं, वो ही कोई बड़ा चैलेंज आपके लिए बन सकते हैं? क्योंकि इन योजनाओं पर किस तरीके से सहमति बनेगी, कैसे समीक्षा होगी? देखिए, जितनी भी अभी बातें आ रही हैं सोर्स से आ रही हैं। अभी तक हमारे किसी सहयोगी दल ने कोई भी लिख कर या किसी बात के लिए या बातचीत में, जैसे सोर्स में चलता है कि उन्होंने इतने मंत्री मांगे, इतने विभाग मांगे, ये सब सोर्स की बात है। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहां तक आपने अग्निपथ का कहा, तो अगर हमारे सहयोगी कोई विचार करें रखेंगे तो उनके विचार को एड्रेस किया जाएगा, बातचीत से हल निकाला जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में लोक की बात करना, और जो हमारे सहयोगी हैं, जब सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 181 में सरकार 13 महीने की चलाई थी, वो भी हमारे कारण नहीं किया था। जयललिता जी हमसे गई थी, 1 वोट से सरकार 13 महीने में चली गई थी। लेकिन दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 182 जीत कर आए, अब पूरे 5 साल सरकार चली। आज तो हम बड़ी संख्या में सीट जीत कर आए हैं, और हमारे जो अलायंस के जो पार्टनर हैं उनके लिए भी मोदी जी ने मेहनत की है। वो उन साथियों ने हम लोगों के लिए मेहनत की है। अगर बिहार में ही हम 30 सीट जीते हैं, सही है कि 10 सीटों का हमारा वहाँ नुकसान हुआ, और यूपी में थोड़ा ज्यादा हुआ, तो जहां नुकसान भी हुआ है, जिन राज्यों तो से सबसे ज्यादा छात्र जो हैं, युवा जो हैं, वो निकलकर फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं, उन राज्यों में आपको सीटों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शाहनवाज जी, आप ये भी मानेंगे। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि 2019 में हमने देखा बहुत बड़े बड़े फैसले ले दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन अभी 3.0 मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो ये 2019 की तरह ही इस बार बड़े फैसले लेना, ये क्या आपको लगता है कि बहुत आसान रहा होगी? देखिए, मोदी जी बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। वो फैसले बड़े ही लेते हैं, कड़े भी लेते हैं, और तब भी हमारे साथ सहयोगी थे। आप जब भी हमारी 14 में सरकार थी या 19 में सरकार थी, उस सरकार में हमारे कई सहयोगी दल के मंत्री थे, हमारे सहयोगी थे, सबको विश्वास में लेकर ही काम करते थे। अभी भी हमारे जो सहयोगी हैं उनका पूरा विश्वास है। लेकिन है क्या कि जितनी बीजेपी सीट अकेले जीती है, उतने हमारे विरोधी मिला के एनडीए अलायंस के लोग जीते हैं। माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर ली। शाहनवाज जी, जो सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं जितनी सीटें बीजेपी की आई? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। शाहनवाज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, अब मोदी सरकार 3.0 को बनाने की कवायद तेज है और लगातार पॉलिटिकल अपडेट सामने आ रहे हैं। एक बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि बड़े और कड़े फैसले मोदी सरकार 3.0 में भी लिए जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? कैसे अब की बार बड़े फैसले लेगी सरकार? सबसे पहले देखिए, मोदी सरकार 2.0 में सीएए लागू किया गया, महिला आरक्षण हुआ, नोटबंदी, जीएसटी, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, 3 तलाक। तो ये बड़े फैसले जो है ये लिए गए मोदी सरकार 2.0 में। लेकिन अब जो और बड़े फैसले हैं, एनआरसी है, मुस्लिम आरक्षण है, वर्शिप एक्ट, यूसीसी, एक देश एक चुनाव जिसका जिक्र बीजेपी करती है, इन फैसलों का क्या होगा? क्या मोदी सरकार 3.0 में इन फैसलों को लेना बहुत ज्यादा आसान होगा या चैलेंजिंग होगा? नीरज से बात करेंगे। नीरज, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार मैं कर रही हूं कि बहुमत में बीजेपी नहीं है, एनडीए है। अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर कैसे इन बड़े फैसलों पर मंथन होगा, बातचीत होगी, सहमति बनेगी? देखिए पूजा, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनौती तो रहेगी, क्योंकि अब आप केवल अपनी सरकार, आप अपने दम पर नहीं बल्कि आपके सहयोगी दल भी हैं। आपके जो फैसले होंगे वो सहयोगी दलों को भी मंजूर हो, उनके साथ भी एक सहमति बने, एक कॉमन कंसेंसस बने, उसके बाद ही आप वो फैसले ले सकते हैं। क्योंकि आप एक चंद्रबाबू नायडू मान लीजिए आंध्र प्रदेश के हैं, वहाँ की अपनी भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जो लोकल स्थिति वो अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग है,
तो हर नेता के साथ हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजिकल चीजें होती हैं, अपनी उनके क्षेत्रीय स्थितियां होती हैं। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर है, दर्शकों को मैं पहले वो बड़ी खबर दे दूं। दरअसल 9 जून को शपथ ग्रहण में शामिल होंगे नायडू। 12 जून को नायडू का शपथ ग्रहण हो सकता है। दरअसल एबीपी न्यूज से टीडीपी के वरिष्ठ नेता कनकमेदला रविंद्र कुमार ने यह बयान दिया कि टीडीपी का बीजेपी को बिना शर्त के समर्थन है। स्पेशल स्टेटस की कोई शर्त नहीं है। ये जो बयान आया है, इन तमाम समीकरणों के बीच ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिषेक के पास सीधा दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। अभिषेक, जहां कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार सांकेतिक प्रतिनिधित्व देने से काम नहीं चलेगा, उस बीच टीडीपी की तरफ से यह कहा जाता है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्टेटस के साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या मायने इस बयान के? पूजा, ये बहुत ही अहम बयान है। कनकमेदला रविंद्र कुमार हैं, टीडीपी के नेशनल इलेक्शन इंचार्ज हैं। अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ, राज्यसभा के इकलौते एमपी वही हुआ करते थे। तो उन्होंने बड़ी अहम बात ये कही है कि हमने ये प्री कंडीशन सपोर्ट दिया है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मैंने उनसे स्पेसिफिक पूछा कि फिर स्पेशल स्टेटस का क्या होगा, जो आपकी बड़ी डिमांड थी। उन्होंने कहा अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो आंध्र प्रदेश के रिकंस्ट्रक्शन की है, अमरावती के रिकंस्ट्रक्शन की है, ये हमारी बड़ी प्रायोरिटी है। और प्री कंडीशन जैसी कहीं कोई बात नहीं है, उन्होंने क्लियर कहा है। ये दिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस दौर में जब बीजेपी की सीटें कम हैं, और उसके बाद जो एलआई उसके साथ खड़े हुए हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी का इंडिकेशन दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेशन है। और ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि इस समय पर खास तौर पर बहुत सुकून देने वाला है। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि जो भी घटक दल हैं उनकी मांगों और बातों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। सबके साथ मिल बैठकर और चर्चा के बाद ही नई सरकार का स्वरूप तय होगा। अंकित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। अंकित, जो मांग होगी उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, क्या मायने इसके? देखिए, साफ तौर पर जो है बीजेपी नेतृत्व का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो चुनाव लड़ा है वो एनडीए के तौर पर लड़ा है, और हमारे जो भी घटक दल हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है और जो इस वक्त जो है सरकार के साथ खड़े हैं एनडीए के तौर पर, उनके साथ में चर्चा करने के बाद में उनकी जो भी मांगे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, और चर्चा के बाद ही नई सरकार का स्वरूप तय किया जाएगा और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और पूरा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे घटक दल हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेतृत्व का मानना है कि नई सरकार का जो स्वरूप होगा उसमें क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लिहाजा उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। शुक्रिया अंकित अपडेट देने के लिए। तो देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर केसी त्यागी ने क्या कहा। अग्निपथ योजना की समीक्षा हो, केसी त्यागी ने कहा। चिराग ने भी समीक्षा से इनकार नहीं किया। विजय सिन्हा बोले कि ये कोई विषय ही नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। तमाम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैठ के तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है, और देश हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। कौन क्या कहा है, विषय अब वो नहीं है। विषय अब ये है कि राष्ट्र मजबूती से बढ़ना चाहिए। देखिए, इस बार जब चुनाव के नतीजे आए तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ और जिसमें अग्निपथ योजना को काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या अग्निपथ योजना से नुकसान पहुंचा इन राज्यों में? ये देख लीजिए, हरियाणा जहां पर सीटें हैं I-10 2019 में और 2024 में 5 सीटें ही यहां से बीजेपी जीत पाई। हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, और वोट शेयर की अगर बात करें तो 58%, 58% वोट शेयर 2019 में रहा और 2024 में यह घटकर 46% तक पहुंच गया। हिमाचल 2019 में 4 सीटें आई, 2024 में भी भले ही 4 सीटें आई हो, लेकिन वोट शेयर देख लीजिए यहां पर भी कम हुआ है। 2019 में वोट शेयर 70%, लेकिन 2024 में यह घटकर 56% पे आ गया। उत्तराखंड में देख लीजिए, 2019 में भी 5 सीटें जीती, 2024 में भी 5 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर यहां पर भी कम हुआ है। तो आइए अब प्रकाश के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। प्रकाश, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जिन राज्यों से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं वहां पर काफी ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी होगा। और जब एनडीए की सरकार में जो साथ में घटक दल हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी अब बीजेपी के लिए?
देखिए, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें समता पार्टी उस दौर में जो जेडीयू थी, तो वो शामिल होने से पहले कुछ ऐसी शर्तें रखी थी कि उन चीज़ों को बाहर रखा जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला था। तो ये तमाम मुद्दे थे जिसको कि अलग रखा गया था। लेकिन इस बार फिर से, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत खुद से नहीं मिला है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ज़रूर चाहेंगे कि जो कंट्रोवर्शियल एरियाज़ हैं, जिन पर विचार होने चाहिए, जिस पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जेडीयू के, तो कम से कम उन मुद्दों को नहीं उभारा जाए। जिनमें से अग्निवीर योजना है, इसको लेकर के हालांकि खुलकर पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर था कि ये मानते थे कि ये सही नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस बार उन्हें मौका मिला है अपनी बातें रखने का, अपनी बातों को मनवाने का, तो ये मौका जेडीयू नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में न सिर्फ अग्निवीर योजना, बल्कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा या विशेष स्टेटस देने का या विशेष पैकेज देने का, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिस पर कि जेडीयू चाहेगी। आपने देखा कि अब तक नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर इस सरकार के गठन को लेकर के, बीजेपी के नेताओं को लेकर के कोई ऐसा बयान अब तक नहीं दिया है। भले ही केसी त्यागी उनके बदले में बयान दे रहे हों, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार अब भी चुप है। ठीक है प्रकाश, मैं लौट रही हूं आपके पास। बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से मिल रही है। थोड़ी देर में शाम को 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीर का मुद्दा उठा सकते हैं। शेयर बाजार में उथल पुथल का मुद्दा भी राहुल गांधी उठा सकते हैं। शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की। जैनेंद्र हमारे साथ कनेक्ट है। जैनेंद्र, शाम को 5 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी शेयर बाजार में जिस तरीके से उथल पुथल मचा, एग्जिट पोल ने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था 350 पार एनडीए और बम्पर हैट्रिक का प्रधानमंत्री मोदी की, इसके बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया था और अगले दिन नतीजे उस तरीके से नहीं रहे। पूरी एनडीए 300 के नीचे आ गई और इसके बाद जबरदस्त गोता लगाया और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ निवेशकों का। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस मसले को प्रमुखता से उठाने वाले हैं और इसके अलावा अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग जिस तरीके से एनडीए के घटक दल जेडीयू ने कर दी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में, इंडिया के खेमे में उत्साह है और उस मसले को भी राहुल गांधी उठाने वाले हैं। अब से कुछ देर में 5 बजे वो कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं। जिस तरीके से केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात की है, केसी त्यागी नीतीश कुमार की आवाज माने जाते हैं, क्या ये इंडिया की तरफ आने का पहला कदम उन्होंने इसके साथ चल दिया? देखिए, मैं इस रूप में तो उसको नहीं देखता हूं, लेकिन मैं इस रूप में जरूर देखता हूं कि बीजेपी जब जब कमजोर होगी, बीजेपी के ऊपर जब जब दबाव होगा, वो देश के लिए फायदेमंद होगा। आज जिस तरह से बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे है, स्वाभाविक है समीक्षाएं भी होंगी और इस तरह के फैसले भी लिए जाएंगे। स्वागत करते हैं आप केसी त्यागी ने जो मैं समझता हूं कि अगर कोई भी फैसला जो युवाओं के हित में, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। जी बिल्कुल, सुना आपने। तो अग्निवीर एक बड़ा मसला जरूर था चुनाव में। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड, जहां से बड़ी संख्या में फौज में युवा जाते हैं, वहां के नतीजों से ने तो कुछ और इशारा किया है, लेकिन हमने खुद वोटरों से बात की थी, जो बीजेपी के वोटर थे, समर्थक थे, वो भी चाहते थे कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो और उसमें कुछ जरूरी बदलाव हो। अब जिस तरीके से केसी त्यागी ने इस मसले को उठाया है, जेडीयू बहुत ही अहम है इस सरकार के गठन के लिए। देखना यही है कि क्या अग्निवीर योजना की समीक्षा होगी या ये एक बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर का कारण बनेगा। जी बिल्कुल जैनेंद्र, मैं लौट रही हूं। एक बड़ी खबर और मिल रही है राहुल गांधी को लेकर। नेता विपक्ष बन सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के अंदर राहुल के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक और 8 जून को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। जैनेंद्र, ये बताइए कि एक तरफ तो जहां इंडिया गठबंधन सरकार बनाने को लेकर कवायदे करता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब चर्चा इस बात की कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है, यानी कि मानकर बैठ गए वो कि सरकार तो हमारी नहीं बन सकती। बिल्कुल, देखिए आंकड़े तो साफ है ना, आंकड़े फिलहाल एनडीए के पास हैं और कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि हम जो है वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। यानी स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और अंदर बैठक में भी यही तय हुआ कि हमारे पास फिलहाल आंकड़े नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सही मौके की तलाश में इंडिया गठबंधन नहीं है। खड़गे ने भी कहा कि उचित समय पर उचित कदम उठाया जाएगा और लोगों की इच्छा बीजेपी सरकार को खत्म करने की है, वो हम पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर टीडीपी और जेडीयू को
लगातार कहीं ना कहीं उनको संदेश देने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से होती रहेगी, लेकिन कदम तो नीतीश कुमार को, कदम तो चंद्रबाबू नायडू को बढ़ाना होगा, और अगर वो करते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार का रास्ता खुल जाएगा। तब प्रधानमंत्री कौन होगा, ये एक अलग सवाल है। फिलहाल कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और 99 सांसद जीत के आए हैं, विपक्षी दल के नेता का ओहदा मिलने वाला है। और एक बहुत बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से, सिर्फ मोदी के चमत्कार के भरोसे न बैठे, ये जीतन राम मांझी ने कहा है कि सभी उंगलियां सशक्त होंगी तभी अच्छा, सिर्फ मोदी पर डिपेंड ना हो, ऐसा मैसेज देना होगा। हम अति उत्साही हो गए और इस वजह से हमें घाटा हुआ। ये जो बयान है ये जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया। एनडीए की घटक दल बिहार से हम पार्टी, जिसके मुखिया जीतन राम मांझी पहली बार सांसद बने हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपने समर्थन दिया है पीएम मोदी यानी बीजेपी को समर्थन दिया है, बैठक में भी आप थे। पहला सवाल, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा चुनाव और क्या मेजर फैक्टर थे जिससे आपको लगता है कि जीत हुई, गया की जनता ने सांसद बनाया? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के आदमी हैं। कल मीटिंग में भी उनको हम कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप महर्षि हैं कि देवर्षि हैं कि जोगी हैं, क्या हैं, हमको समझ में नहीं आता है। इतना ज़्यादा काम आप करते हैं और थकते नहीं हैं, तो आपने तो सब कुछ किया, आपके बल से हुआ। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं में एक शिथिलता आ गई, इसलिए कि हमारा पैट्रोनाइज करने वाला ही तो सब कुछ है, उसी के कृपा से सब हम लोग जीतेंगे और जीत जाएंगे, इसलिए कार्यकर्ता थोड़ा सा स्लैक हो गया। यही सवाल है कि अक्सर पूरे चुनाव में जो हमने देखा, जितने कार्यकर्ता या जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हमने सवाल किया तो वो कहते थे कि पीएम मोदी के नाम पर जीत मिल रही है, पीएम मोदी के नाम पर जीत मिल रही है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों का साथ मिला तो बहुमत है और सरकार बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। सहयोगी दल, जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सहयोगी दल चाहे वो हम हो, जेडीयू हो, उधर टीडीपी हो, बाकी पार्टियाँ, इनका होना कितना ज़रूरी होता है एक मजबूत सरकार के लिए, ये मैं आपसे समझना चाहूँ। देखिए, राजनीति में अगर कोई प्रोफेशन के लिए आया है, कमाई के लिए आया है तो अलग बात है, और नहीं तो अगर जन सेवा के लिए आया है और एक साथ मिल कर के हम चुनाव लड़े हैं तो मेजॉरिटी तो आ गई है। ठीक है, पार्टी विशेष की मेजॉरिटी नहीं आई जैसा कि 19 में और 14 में थी, लेकिन घटक दल के साथ तो आई है बात। और सही बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग लड़े, नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के लड़े कि हाँ साहब प्रधानमंत्री वही होंगे। तो इस तरह अब जब गठबंधन है तो गठबंधन के लोगों को भी चाहिए कि अगर कहीं कोई कमी हो गई है, अति उत्साही हम लोग हो गए जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख करके ही हम लोग। और देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, टीडीपी और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। केंद्र के कैबिनेट 2 एमओएस पर सहमति बनी, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज पर सहमति बन गई है। आज शाम में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो एक सवाल उठ रहा था कि किस तरीके से मंत्रालयों को लेकर आपसी सहमति बनेगी, कैसे बंटवारा होगा। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि टीडीपी और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। केंद्र के कैबिनेट 2 एमओएस और स्पेशल फाइनेंस पैकेज को लेकर यह सहमति बनी है और आज ही शाम को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचेंगे। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, 2 राज्य मंत्री, एक कैबिनेट और साथ ही साथ विशेष वित्तीय पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज को लेकर यह सहमति बन गई है। आज शाम को ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। आशीष, ये सहमति बन चुकी है क्या? उधर तरफ भी यहां पर देखा जा रहा है कि संतोष है दोनों तरफ से। देखिए, जो टीडीपी है, टीडीपी ने अपना रुख थोड़ा सा सॉफ्टन किया, थोड़ा सा उसने नरम किया अपना रुख, और पहले जो 6 मंत्रियों की 6 प्राइम मिनिस्टर्स की बात थी, उसकी जगह पर अब जो है वो बात यहाँ पर
ये हो गई है कि अब एक कैबिनेट और 2 MOS जो हैं इसके ऊपर सहमति बनती नज़र आ रही है। विशेष राज्य के दर्जे की बात थी तो उस पर जो पैकेज है उसके जगह पर फाइनेंशियल जो पैकेज है इस पर सहमति बन रही है। तो ये कितना बड़ा कहीं ना कहीं संतोषजनक रहेगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर जहां यूपी में हार को लेकर संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा कि अति आत्मविश्वास लेकर डूबा है बीजेपी में आपसी कलह का ये नतीजा है कि यूपी में जो सीटें हैं वो कम आई हैं। ये जो बयान है ये संजय निषाद की तरफ से दिया गया। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी, हार के कारण क्या है? अरे जीत के भी कारण रखे ना। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, एनडीए के साथ आए थे, प्रधानमंत्री बने और धन्यवाद देने के लिए निकल जा रहा हूँ। निश्चित रूप से हार जीत तो एक राजनीति का पहलू है, उसका एक पार्ट है। निश्चित रूप से हार पर समीक्षा होनी चाहिए, कुछ न कुछ कारण है तभी तो हारे हैं। इस पर लोगों को विचार करना है। विचार नहीं बंद हुआ कि हम लोग अच्छे काम किए थे लेकिन उनको समझा नहीं पाए, तो उस पर हमें लगता है कि जो इनका एक तो आरक्षण और एडिट वीडियो जो चला दिया माननीय गृह मंत्री जी का और एक बयान चलाकर आरक्षण और संविधान को डराकर जैसे भय पैदा करके वोट दिया गया, उनको भ्रम पैदा करके वोट दिया गया। और ये पहले एक तो कारण ही रहा। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला, इसकी वजह से